दोस्तों, आप देख रहे हैं एक साइंस फिक्शन सीरीज द आर्क। ये इसका छठा एपिसोड है। अगर प्रीवियस कहानी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको वो डिटेल से मिल जाएगी और सब्सक्राइब करना ना भूले। शुरुआत होती है और हमें आर्क 1 स्पेसशिप का क्रू दिखाया जाता है। शेरन और उसके साथी बैठे हुए थे, एक नई समस्या को लेकर बात कर रहे थे। ये तो हम जानते हैं कि शिप काफी स्लो चल रहा है और अगर इसी स्पीड से बढ़ते रहे तो प्रोक्सिमा बी ग्रह तक पहुंचने में इन्हें 10 साल से भी ज्यादा का समय लगने वाला है। खैर, इससे पहले ईवा और उसकी टीम ने स्पीड बढ़ाने की कोशिश की, मगर एक इंजन होने की वजह से रिएक्टर में खराबी आ गई, जहां ट्रेंट ने अपनी जान देकर उसे लीक को तो खत्म कर दिया। मगर अभी भी इनकी स्पीड बहुत कम है। इससे भी बुरी खबर ईवा ने ये सुना दी है कि अब हमारे पास फ्यूल भी खत्म होने वाला है। असल में ये शिप यूरेनियम से चलता है, मगर डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि हमेशा की तरह इनके पास कोई ना कोई प्लान होता है। जैसे कि यहाँ जेम्स और एलिशिया कहते हैं कि यूरेनियम स्पेस में बहुत पाया जाता है, इसलिए हमें ऐसा कोई ना कोई ग्रह मिल जाएगा जिसे हम यूरेनियम को ले सके। मगर ये सब इन्हें जल्दी करना होगा, फ्यूल खत्म होने से पहले, वरना ये स्पेस में ही फंस जाएंगे, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। मीटिंग खत्म होने के बाद शेरन सबसे कहती है कि एंगस हमें कोई सरप्राइज देना चाहता है, इसीलिए हमें बुलाया गया है। जब ये कैफेटेरिया में जाते हैं तो एंगस सभी को खुशखबरी सुनाता है कि मैं खाना उगाने में सफल रहा। अभी थोड़ी बहुत सब्जियां उसने उगाई थी, उससे इन लोगों के लिए खाना दिया जाता है। सभी लोग खाने के असली टेस्ट को तो भूल ही गए थे। इस बात से सभी बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब इन्हें ये डर नहीं होगा कि खाना खत्म हो जाएगा। खैर, ये ज्यादा खाना तो नहीं था, मगर शुरुआत थी। जेम्स जल्दी से खाना खाकर ब्रिज की तरफ आता है ताकि वो यूरेनियम की तलाश कर सके, मगर आते समय उसे कुछ हो जाता है। वो खुद से कह रहा था कि नहीं, अभी नहीं, और इसी के साथ वो गिर जाता है, बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो स्लीपिंग चैम्बर में था। वो हैरान था। वो येलेना से पूछता है कि क्या तुम्हें पता है मुझे यहाँ कौन ले आया था जब मैं बेहोश था? मगर येलेना के पास इसका जवाब नहीं था। शाम को शेरन लेन को अपने रूम में बुलाती है। असल में शेरन कमांडर के रूम में रहती थी और वहां उसे विस्की मिली थी, जिसे वो लेन के साथ शेयर करती है। साथ ही उसे थैंक्स भी कहती है कि शुरू से तुम मेरे बारे में सवाल करते रहे और इस वजह से अब मेरे कोई सीक्रेट्स नहीं रहे। अब सभी लोग मेरे बारे में जानते हैं और वो मुझे पसंद भी करते हैं। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ और मैं इसके लिए खुश हूँ। अब मेरे और तुम्हारे बीच कोई राज नहीं। यहाँ पर लेन थोड़ा अटक जाता है, क्योंकि दोस्तों आपको याद होगा अभी लेन ने एक राज छुपाया है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ट्रेंट ने इसे दी थी। शिप के एक सीक्रेट रूम में विलियम ट्रस्ट और उसकी पत्नी सो रहे हैं, जिसके बारे में कोई नहीं जानता, और ट्रस्ट एक जीनियस है। आर्क प्रोजेक्ट उसी का था। लेन को अभी तक नहीं पता था वो इस शिप पर क्यों है, और लेन को कभी भी शेरन से ये बात छुपानी नहीं चाहिए थी, मगर ट्रेंट ने उसे मना किया था। इसलिए उस समय वो शेरन को कुछ नहीं बताता, जो इसके लिए एक बड़ी मुसीबत बन सकती है। उसी समय जेम्स इन्हें ब्रिज पर बुलाता है। वहां पहुंचकर जेम्स इन्हें बताता है कि खुशकिस्मती से हमें एक ऐसा ग्रह मिला है। शिप के सेंसर्स ने उस पर यूरेनियम डिटेक्ट किया है। ये एक छोटा ग्रह है, यानी ड्वार्फ प्लेनेट। यह एक ऐसे सोलर सिस्टम में है जहां पर 2 सूरज है। खैर, ये अच्छी बात थी, मगर उस समय ईवा आती है और कहती है कि कोई फायदा नहीं, हमारे पास फ्यूल बहुत कम है, हम उस ग्रह तक नहीं पहुंच पाएंगे। तभी लेन पूछता है कि सोलर सेल का क्या? वैसे भी हम एक सूरज के करीब होंगे। तो शेरन बताती है कि उसे डिजाइन किया गया है जब हम प्रोक्सिमा बी ग्रह पर पहुंचे, मतलब कि हम ऐसे ही सोलर सेल को नहीं खोज सकते जब तक शिप की स्पीड बहुत तेज ना हो। यहाँ एलिशिया अपने कुछ कैलकुलेशंस करती है और सभी के साथ एक नया आइडिया शेयर करती है। कहती है कि अगर हम स्लिंग शॉट का इस्तेमाल करें, मतलब कि अगर हम शिप को सूरज के करीब ले जाए और उसका चक्कर लगाए, तो सूरज का गुरुत्वाकर्षण हमें धक्का देगा। स्पीड इतनी बढ़ जाएगी कुछ समय के लिए कि हम सोलर सेल को खोल सकते हैं, और जब ऐसा होगा तो हमारी स्पीड काफी बढ़ जाएगी और उस ग्रह पर हम बिना फ्यूल के ही पहुंच जाएंगे। ये बात सबको पसंद आती है, मगर खतरा ये था कि फ्यूल सिर्फ स्लिंग शॉट के लिए ही था। तो अगर स्पीड नहीं बढ़ती या सोलर सेल नहीं खुलता, तो फिर इस सोलर सिस्टम का सूरज इस शिप को खींच लेगा और सभी खत्म।
ये इन्हें मैनुअली करना था, मतलब कि किसी पायलट को, और जेम्स इसके लिए तैयार था। जब वो ब्रिज से निकलता है ये कह करके वो सोलर सेल को चेक करने जा रहा है तो ईवा भी उसके पीछे आती है और कहती है कि कल रात तुम बेहोश हो गए थे। ईवा को लगा शायद ड्रिंक की वजह से, मगर बजाय इसके कि जेम्स उसे थैंक्स कहता वो भड़क जाता है। कहता है कि तुम्हें मेरे काम में टांग नहीं अड़ाना चाहिए। इस बात को लेकर दोनों का झगड़ा भी हो जाता है क्योंकि ईवा कहती है कि मैं तुम्हें मेड बे में ले जा सकती थी मगर मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि इससे तुम मुसीबत में पड़ सकते थे। खैर इस बात को लेकर दोनों का झगड़ा भी हो गया क्योंकि जेम्स कुछ तो छुपा रहा है शुरू से ही। ना वो डॉक्टर सन को अपना ब्लड सैंपल दे रहा है, ना ही उसका कोई मेडिकल रिकॉर्ड था और हर सुसाइड मिशन के लिए वो तैयार रहता था। ईवा को भी शक हो जाता है मगर जेम्स कुछ भी नहीं बताता। वहाँ दूसरी तरफ लेफ्टिनेंट लेन की लगी पड़ी थी क्योंकि अब जाके उसे शेरन पर शक भी नहीं था और शेरन ने भी साफ साफ कह दिया था कि उसे लेन से कोई दुश्मनी नहीं, ना ही उनके बीच कोई सीक्रेट्स है। मगर लेन के पास एक सीक्रेट था, उसे टेंशन थी, इसलिए वो जाता है केट के पास। पहले तो वो खुलकर अपनी बात नहीं कह पाता मगर केट उसे कहती है कि अगर ऐसी कोई बात जो तुम राज नहीं रखना चाहते और उसे राज रखोगे तो तुम्हारे मेंटल हेल्थ पर असर पड़ेगा। अगर तुम ये किसी से शेयर करो तो तुम्हें बहुत अच्छा फील होगा। केट कहती है कि तुम मुझसे ये बात शेयर कर सकते हो, यहाँ से कोई भी बात बाहर नहीं जाती। इसलिए लेन बता देता है कि इस शिप के एक सीक्रेट रूम में विलियम ट्रस्ट और उसकी पत्नी सो रहे हैं। ये जानकर केट को बहुत हैरानी होती है। पहले तो उसे यकीन भी नहीं आता। केट लेन से कहती है कि तुम किसी को भी ये बात नहीं बता सकते। लेन पूछता है कि क्यों, मुझे शेरन को तो ये बताना होगा। तो केट समझाती है कि आखिर वो आर्क 1 पर क्यों है, वो तो आखिर में आने वाले थे। दूसरा, यहाँ बहुत से लोग आते हैं, वो मुझे अपनी दिल की बात बताते हैं और उनमें से कुछ ट्रस्ट से बहुत नफरत करते हैं, यहाँ तक कि उसे मारना चाहते हैं। उसके बारे में बात करना या उसे जगाना खतरे से खाली नहीं क्योंकि इस शिप पर भी उसकी जान को खतरा है। लेन उलझन में पड़ जाता है कि अब वो क्या करे, मगर वो केट की बात मान लेता है। वैसे यहाँ केट का अपना ही एक मकसद है। बाद में लेन वहाँ जाता है। उसी रूम के अंदर लेन को एक और रूम भी मिल जाता है जिसमें पृथ्वी के हर जानवर का डीएनए मौजूद था। जैसे विलियम ट्रस्ट पूरी तैयारी के साथ आया हो। शायद यही आखिरी यान था, क्या पता अब पृथ्वी बची ही ना हो। आगे ये बातें और भी क्लियर हो जाएगी। वहाँ एलिशिया ने एक सिमुलेशन तैयार कर लिया था कि उन्हें किस सूरज के गिर्द चक्कर लगाना है और किस एंगल पर, जो कि जेम्स करने वाला था। मगर ये बातें करते समय भी उसकी और ईवा की थोड़ी बहस हो जाती है क्योंकि ईवा को शक था कि इस बंदे में कुछ तो गड़बड़ है। सीन शिफ्ट होता है मिड बे पर। फीलिक्स आता है और डॉक्टर सन से मिलता है। उसे कहता है कि मुझे मेडिकल फील्ड का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, मैं तुम्हारे काम आ सकता हूँ। वैसे भी अब इस शिप पर कोई केस नहीं है और वो मर्डर केस भी सॉल्व हो चुका है। फीलिक्स देखता है कि सन की तबीयत ठीक नहीं, असल में वो काफी समय से सोई ही नहीं। कुछ घंटे बाद जब वो दोबारा से आता है तो सन काफी परेशान लग रही थी। वो फीलिक्स से कहती है कि किसी ने मेरे मेडिसिन चुराए हैं और मानो वो उसके लिए पागल हो रही थी। असल में सन शुरू से ही अपना दिमाग एक्टिव रखने के लिए उन पिल्स का इस्तेमाल कर रही थी और फीलिक्स समझ चुका था। इसलिए वो कहता है कि तुमने वो काफी खा लिए, अब तुम आराम करो, पिल्स मैंने लिए हैं, तुम्हें उसकी लत लग चुकी है। पहले तो सन काफी गुस्सा करती है, उसे बुरा भला कहती है, मगर फीलिक्स उसे शांत करता है और आखिर में वो उसकी बात मान जाती है। वो सोने चली गई। वहां ब्रिज पर स्लिंग शॉट की तैयारियां हो चुकी थी। इनका शिप सूरज के करीब पहुंच चुका था। जेम्स कंट्रोल संभालता है और एलिशिया के बनाए हुए कैलकुलेशंस के हिसाब से जेम्स उस सूरज का एक चक्कर लगाता है। जैसे ही ये लोग स्पीड पकड़ते हैं, शेरन सोलर सेल खोलने के आदेश देती है। सोलर सेल जैसे ही ओपन होते हैं, इनकी स्पीड बढ़ जाती है। अब ये सूरज से दूर जा रहे थे मगर इनका फ्यूल पूरी तरह से खत्म हो चुका था और ये सोलर सेल ही इनके पास आखिरी रास्ता बचा था। शुरू में सब नॉर्मल था, ये लोग बहुत खुश थे, मगर तभी सोलर सेल का एक हिस्सा डैमेज हो जाता है। इनकी स्पीड कम हो गई जिस वजह से सूरज का गुरुत्वाकर्षण हावी होने लगा और अब तो आर्क शिप उस सूरज की तरफ खींचा जा रहा था। ये सोलर सेल तभी सही से काम करेंगे जब सभी एक्टिव होंगे।
और उनमें से अभी एक डैमेज है। धीरे धीरे शिप पर गर्मी बढ़ने लगी। एक बार फिर से ये लोग मौत के मुंह में खींचे चले जा रहे थे। ईवा बताती है कि सोलर सेल को रिपेयर करने के लिए हमें बाहर जाना ही होगा, ये अंदर से कंट्रोल नहीं होता। मगर ये लोग सूरज के इतने करीब थे कि सोलर रेडिएशन की वजह से किसी इंसान का वहां जाना खतरे से खाली नहीं था। मतलब कि एक और ऐसा मिशन जिसमें किसी की जान जा सकती थी। पिछली बार तो इन्हें बलि का बकरा मिल गया था, यानी ट्रेंट, मगर इस बार कोई पागल ही होगा जो बाहर जाएगा, क्योंकि ये सूरज के इतने करीब है कि उसका बारबेक्यू बन जाएगा। ये लोग सोचते हैं, तभी शेरन कहती है कि शायद इस बार कोई ना मरे। वो कहती है कि डॉक्टर हॉज ने मेरी जीन्स में बहुत से बदलाव किए हैं, जिसमें सोलर रेडिएशन से बचना भी शामिल है। शायद मैं जिंदा लौट के आऊं, इसलिए मैं ही जाऊंगी। लेन कहता है कि नहीं, तुम मर जाओगी। तो शेरन कहती है कि अगर मैं कोशिश नहीं करूंगी तो सब मर जाएंगे। खैर अब कोई रास्ता नहीं था, इसलिए शेरन सूट पहनकर बाहर जाती है। सोलर रेडिएशन की वजह से उसकी स्किन काफी जल रही थी, मगर वो सोलर सेल को ठीक कर देती है। उसकी हालत काफी खराब थी। सोलर सेल को लगाते ही ये लोग उसे एक्टिवेट भी करते हैं और फाइनली ये सूरज के चुंगल से आजाद होकर उस ग्रह की ओर बढ़ने लगे। शेरन जैसे ही शिप पर आती है तो लेन और येलिना एयरलॉक की तरफ भागते हैं। ये देखकर उन्हें बहुत दुख होता है कि उसका पूरा चेहरा रेडिएशन की वजह से जल चुका है। दोनों उसे जल्दी से मेडबे में लाते हैं, मगर वहां सन नहीं थी, फेलिक्स था, जो लेन को यकीन दिलाता है कि मैं इसका इलाज कर सकता हूँ। लेन को अब शेरन की फिक्र थी। फेलिक्स उसे कहता है कि अब से तुम कैप्टन हो, इसलिए इसे यहीं छोड़ दो और ब्रिज पर लौट जाओ, मिशन को आगे बढ़ाओ। ब्रिज पर पहुंचकर उसे एक नई बुरी खबर मिलती है। इलिशिया और जेम्स उसे बताते हैं कि असल में हमें उस ग्रह पर कुछ और भी मिला है। हमारे शिप के सेंसर्स ने यूरेनियम के साथ साथ उस एलिमेंट को भी डिटेक्ट किया है जो हमारे शिप से टकराया था। अब इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये वहां जाए या ना। ईवा तो कहती है कि मुझे नहीं लगता हम पर किसी ने हमला किया होगा, हमारे अलावा यहाँ कौन है। मगर जेम्स मजाक में कहता है कि क्या पता वो बड़े सर वाले छोटे एलियंस। जेम्स का मशवरा था कि हमें रास्ता बदलना चाहिए क्योंकि हम पर दोबारा से हमला हो सकता है। मगर ईवा कहती है कि हमारे पास फ्यूल नहीं है। अगर हमने ये मौका हाथ से जाने दिया और यूरेनियम को हासिल नहीं किया तो हम स्पेस में ही कहीं रुक जाएंगे और यहीं पर मर जाएंगे। लेन थोड़ा कंफ्यूज था, वो सही से फैसला नहीं ले पा रहा था जैसे शेरन लेती है। इसका मतलब कि शेरन कैप्टन के पोस्ट के लिए बिल्कुल सही है। खैर वो कहता है कि अगर हम वहां कोई प्रॉप भेजे तो, ताकि हमें पता चल सके कि वहां है क्या, मगर इनके पास कोई प्रॉप नहीं था। मगर जेम्स कहता है कि मैं शटल लेके वहां जा सकता हूँ, अगर कोई भी खतरा हुआ तो मुझे पता चल जाएगा। ये फिर से एक खतरनाक मिशन था। लेन जेम्स को खोना नहीं चाहता था, मगर जेम्स कहाँ उसकी बात मानने वाला था। यहाँ कोई था जिसे जेम्स पर भरोसा नहीं था, यानी ईवा। वो कहती है कि मैं भी जेम्स के साथ जाऊंगी। लेन ये अलाउ नहीं करता, मगर ईवा कहती है कि मुझे शक है कि शटल सही से रिपेयर नहीं हुआ, ऐसा ना हो कोई समस्या आ जाए। जेम्स को पता था कि ईवा उस पर भरोसा नहीं करती, इसलिए वो उसे आने देता है। दोनों शटल में बैठ जाते हैं। ईवा बार बार उससे पूछ रही थी कि बताओ तुम्हारे साथ क्या समस्या है, मगर जेम्स कुछ नहीं कहता। ये लोग शटल को शिप से अलग करते हैं और उस ग्रह की तरफ जाने लगे। बातें करते समय फिर से जेम्स बेहोश हो जाता है। ये देखकर ईवा घबरा गई क्योंकि उसे शटल उड़ाना नहीं आता था। वो जेम्स को जगाने की कोशिश करती है, फिर एक थप्पड़ से काम बन जाता है। होश में आने के बाद ईवा गुस्से में पूछती है कि अब तो तुम्हें ये बताना ही होगा, वरना मैं सबको तुम्हारा राज बता दूंगी। अब जेम्स मजबूर था, इसलिए वो कहता है कि जब विलियम ट्रस्ट ने पृथ्वी पर वो एक्सपेरिमेंट्स किए थे तो उसकी वजह से मुझे एक बीमारी लग गई। ये मेरे दिमाग पर असर करती है, कभी कभी मैं बेहोश हो जाता हूँ। इसका कोई इलाज नहीं और लोग इससे मरते हैं, इसीलिए मैं किसी को नहीं बता सकता। मुझे पता भी नहीं मेरे पास कितना समय है, इसलिए जब भी मौका मिलता है मैं किसी ऐसे मिशन के लिए जाना चाहता हूँ ताकि मेरी मौत का कोई फायदा हो, और वहाँ शिप पर कोई भी ये नहीं जानता। इसलिए तुम किसी से ना कहो तो अच्छा होगा। ये जानकर ईवा को उसके लिए बुरा लगता है, मगर अब वो सच जान गई। वहाँ मेडबे में शेरन को होश आता है। अब सन की तबीयत भी ठीक थी। ये जानकर उसे खुशी होती है कि जब वो नहीं थी तो फेलिक्स ने सब कुछ संभाल लिया था।
शेरन को ब्रिज पर लाया जाता है, सभी उसके लिए तालियां बजाते हैं क्योंकि इस बार शेरन ने सबकी जान बचाई थी। ब्रिज पर आते ही वो जेम्स और ईवा से संपर्क करती है। एलिशिया ने बताया था कि वो प्लेनेट का चक्कर लगाए और जैसे ही वो लोग उस पार जाते हैं, ये देखकर वो हैरान रह जाते हैं क्योंकि अभी तक इनके शिप के सेंसर्स जिस यूरेनियम या फिर अननोन एलिमेंट को डिटेक्ट कर रहे थे वो ग्रह के नहीं बल्कि उस पार छुपे एक अंतरिक्ष यान के थे। और ये तो और भी हैरानी की बात थी कि असल में वो भी इसी की तरह एक आर्क शिप था, मगर वहां रुका हुआ। और यहीं पर होता है इस एपिसोड का दी एंड। दोस्तों जुड़े रहिए, ये कहानी कंटिन्यू है।